हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हम आपकी बुक कवर करने वाले हैं गेम थ्योरी। आप सभी को पता है बीएससी 5th सेमेस्टर में आपके दो पेपर होने। फर्स्ट पेपर में दो बुक्स आएंगी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब चल रही थी हमारी नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी, जिसमें जो नंबर थ्योरी वाला पार्ट था वो भी आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे गेम थ्योरी को। गेम थ्योरी में अगर हम टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 चैप्टर्स हैं। चारों बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, सेकंड भी हो जाएगा, फिर थर्ड भी हो जाएगा एंड फिर फोर्थ भी हो जाएगा। अगर फर्स्ट के क्वेश्चंस आ गए, सेकंड के अपने आप कर लोगे, सेकंड के आ गए तो थर्ड के अपने आप कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि गेम थ्योरी को जितना आप अपने माइंड में टफ मान करके चले रहे हो कि पता नहीं क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन है, इतने लेंथी क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, इसलिए घबराइए मत। पहले तो अपने माइंड से ये टेंशन निकाल दीजिए बिल्कुल भी कि गेम थ्योरी जो है वो डिफिकल्ट है। इतनी ज्यादा इजी है, इतनी ज्यादा इजी है कि अगर आप इसको करने बैठोगे ना, देखो थ्योरी की बात करें, थ्योरी होती है हमारी समझने के लिए, तो थ्योरी मैं आपको समझाऊंगी, उसकी टेंशन मत लो, बट वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगी। दूसरी बात क्या होता है क्वेश्चंस का। दी क्वेश्चंस बताओ, क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे, अरे भाई इतने इजी क्वेश्चन है कि एक बार आपको समझ में आ गए, आप कहोगे दीदी ये तो बच्चों का खेल था, हम तो बिना मतलब के गेम थ्योरी करे थे, हम तो खुद ही कर लेते इसको। अगर आप करने बैठोगे क्वेश्चंस तो आधे घंटे में आप सभी क्वेश्चंस निपटा के कह दोगे गेम थ्योरी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। 100% गारंटी ले रही हूँ मैं। इस क्लास को देखने के बाद आपके माइंड में सिर्फ यही आने वाला है कि गेम थ्योरी तो बिल्कुल बच्चों का ही खेल है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट है आपका नेश इक्विलिब्रियम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसकी, जिसको अगर आप सुनोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और क्वेश्चंस करने में आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जब आपको बेसिक्स पता होंगे तो आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि ये चीज कहाँ से आ गई, कहाँ से नहीं आई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गेम थ्योरी आखिर है क्या। एक्चुअल में गेम थ्योरी क्या है इसके अंदर। देखो आप सभी को पता है, जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन होता है, तो कॉम्पिटिशन में क्या होते हैं, दो लोग होते हैं। या फिर कोई भी गेम अगर हम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलना स्टार्ट करते हैं मेनली, तो हम अपने साथ साथ किसी और इंसान को तो लेते ही हैं। एटलीस्ट हम ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो इंसान तो हर गेम में पॉसिबल होते ही होते हैं, जिनको हम अपने साथ में लेके कोई भी खेल खेल सकते हैं। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम सबसे छोटा गेम ले ले लूडो का, जो कि आप सभी ने ही खेला होगा, ठीक है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, बाकी आप अपना पेयर वाइज कितने भी कर लीजिए, बट 2 तो कंपलसरी होने ही होने चाहिए। वो फोन वाला मत कहना कि दीदी फोन में तो एक से भी काम चल जाता है, फोन वाला छोड़ देना। तो क्या होता है कि 2 इंसान होते हैं हर खेल के अंदर। ठीक है, अब एक इंसान की कुछ अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो किसी और तरीके से खेलता है, दूसरा इंसान किसी और तरीके से खेलता है। यही तो होता है, एक इंसान ऐसे खेलता है, मतलब चाहे आप क्लास ले लो, कोई गेम ले लो, कुछ भी ले लो, कि एक इंसान अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी लगा रहा है, कोई भी माइंड लगा रहा है कि अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, हमने ये चाल ऐसे चली तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ से ऐसे करेंगे तो हमारी जो गोटी बोलते हैं, गोटी कब अंदर जाएगी, इस तरीके से। दूसरे वाला इंसान अपनी कुछ अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करता है कि नहीं भाई मुझे तो ऐसे ऐसे करना है। जैसे सपोज दैट एक के माइंड में क्या होता है कि हम तो सारी खोल लेंगे, अपनी जितनी भी मतलब घर के अंदर रहती है गोटियां, हम तो सारी खोल लेंगे। दूसरा क्या सोचता है कि नहीं भाई पहले तो इसकी काटनी है। तो सबकी क्या होती है, हर खेल में अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, जिनको हम फॉलो करते हैं। इस पूरी गेम थ्योरी के अंदर हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं कि कोई भी 2 प्लेयर्स हैं, एक की कुछ स्ट्रेटेजी है, की कुछ स्ट्रेटेजी है, एक अगर इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा तो उसका आउटकम जो है वो अच्छा नहीं आएगा, अगर दूसरा इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा तो उसका आउटकम अच्छा नहीं आएगा या अच्छा आएगा। जब एक इंसान अपनी कोई स्ट्रेटेजी लगाता है, एक बात बताओ, हमने चाल चली, क्या हमें पता है दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं पता होता। जब दूसरा कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो उसे क्या पता होता है कि पहले वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है? नहीं पता होता। तो ये सारा जो चीज है, ये सारा जो खेल है, वो आपका गेम थ्योरी के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। क्वेश्चंस इसके इतने टफ नहीं है, लेकिन थ्योरी थोड़ी ऐसी है कि अगर आप समझना चाहोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको मतलब एक्सप्लेन किसने किया था, इसको स्टैब्लिश किसने किया था, इसके बारे में बताया किसने था गेम थ्योरी के बाद में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक हमारे साइंटिस्ट थे इमाइल बोरल, इन्होंने 1921 में सबसे पहले गेम थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। जो जनरल
कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी का, उसके बारे में इन्होंने बताया था। फिर इस बात को थोड़ा सा आगे लेकर के चले और आगे गई बात, तो मतलब जैसे जैसे बातें फैलती गई इन्होंने बताया कि गेम थ्योरी क्या होती है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कुछ इस तरीके से लगे, काफी लंबा है, मैं एक बार लिख करके बताती हूँ आपको। जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, ये हंगेरियन बॉर्न अमेरिकन मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने इसके बाद में 1921 के बाद में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था गेम थ्योरी का वो दिया था 1928 में। इन्होंने इस चीज को और थोड़ा सा डेवलप करके बताया था, लेकिन उसके बाद भी इसका कुछ अच्छे से खास कंक्लूजन नहीं निकला था। फिर इन्हीं के साथ में इनके कोई कलीग थे, उन्होंने और इन्होंने दोनों ने मिलकर के गेम थ्योरी के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और ज्यादा बताया और ज्यादा रिसर्च की। तो इन्होंने देखा कि गेम थ्योरी के अंदर क्या है कि मान लीजिए कोई भी दो कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई भी दो पर्सन हैं, उनके बीच में कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपनी अपनी जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं उनको किस वे में करनी चाहिए, किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए वगैरह वगैरह, किसकी स्ट्रेटजी का किसकी स्ट्रेटजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो किस टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो क्या आउटकम निकल करके आएगा, इन सब के बारे में इन्होंने बताया। किस टाइम पे 1928 में तो इन्होंने इसको थोड़ा सा डेवलप किया। फिर इन्होंने और इनके कलीग ने दोनों ने मिलकर के एटलीस्ट 1944 के आसपास इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की, जिसको या फिर कह सकते हैं टॉपिक लॉन्च किया, जिसका नेम इन्होंने रखा थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। उसके बाद में इस चीज को लेकर के 3 साइंटिस्ट हुए जिन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, किसके अंदर, गेम थ्योरी के अंदर। एंड एट द एंड अगर हम बात करें तो 1950 में जो गेम थ्योरी थी उसको डेवलप किया था अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉन एफ नोश ने, नैश ने, जो एफ नैश ने, ठीक है। स्टार्टिंग में ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ, कोई खास नहीं है, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, बस इसलिए कि हाँ गेम थ्योरी एक्चुअल में है क्या, बाकी तो बहुत इजी है। तो इन्होंने 1950 में और थोड़ा सा डेवलप किया था किसको, गेम थ्योरी को। उसके बाद में अगर हम टोटल बात करें तो 1951 में जाकर के जो गेम थ्योरी थी इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था, एस्टैब्लिश किया था किस फॉर्म में, नैश इक्विलिब्रियम की फॉर्म, यानी कि जो गेम्स थे उनको नैश इक्विलिब्रियम की फॉर्म में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। और इसीलिए जो कंप्लीट गेम थ्योरी है वो हमारी कहां से स्टार्ट होती है, नैश इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होती है। नैश इक्विलिब्रियम जो कि हमारे चैप्टर का नेम है, तो वही चीज आ जाती है कि कहां से स्टार्ट हुआ सारा कंसेप्ट, 1921 से। इन्होंने बताया था, कोई इमाइल बोरेल करके मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके जो जनरल कंसेप्ट है उसको बताया था गेम थ्योरी के। बात आगे आगे चली गई। फिर उसके बाद में 1928 में जाकर के एक हंगेरियन बॉर्न अमेरिकन मैथमेटिशियन थे जॉन वॉन न्यूमैन, उन्होंने बताया था इसको थोड़ा सा डेवलप करके। फिर उसके बाद में इन्होंने और इनके कलीग ने दोनों ने मिलकर के एक बुक बताई थी थ्योरी ऑफ गेम वाली, जो कि अभी आपको बताया इकोनॉमिक बिहेवियर करके। उसके बाद में एट द एंड 1950 में एक साइंटिस्ट हुए। 1950 से पहले अगर 1944 की बात करें तो 1944 में 3 साइंटिस्ट थे जिन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, किसके लिए, गेम थ्योरी के लिए। फिर 1950 में उनमें से एक साइंटिस्ट जो थे वो जो एफ नैश थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया जो गेम्स थे उसके नैश इक्विलिब्रियम को। उसके बाद में 1951 में जब इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया इस चीज को, तो ये चीज का कंक्लूजन क्या निकला कि जो कंप्लीट गेम थ्योरी है वो हमारी किससे स्टार्ट है, किस पे बेस्ड है गेम थ्योरी, नैश इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। अब नैश इक्विलिब्रियम के अंदर हमें पढ़ना क्या होता है, देखो कुछ बातें हैं जो कि आप ये मान करके चल सकते हो कि गेम थ्योरी का जो बेसिक है वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर हो गई तो आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बातें कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहली बात जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ वो क्या है, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होंगी, 2 टाइप की होंगी इसमें। एक तो होगी जी प्योर स्ट्रेटजी और एक होगी आपकी मिक्स्ड स्ट्रेटजी, ठीक है, एक प्योर और एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी। इसके बाद में एक और नाम आता है डोमिनेंट एंड डोमिनेटेड स्ट्रेटजी, ठीक है, 2 स्ट्रेटजी आपके पास में ये हो गई। इसके बाद में एक वर्ड आता है पे ऑफ। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटकम भी बोल सकते हैं गेम का। इट इज द आउटकम ऑफ द गेम। ये क्या है,
गेम का आउटकम भी आप इसको बोल सकते हो। मतलब क्या है कि देखो कोई भी गेम है, हम क्या करते हैं, कोई भी अपनी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, हम अपना माइंड लगाते हैं कि हम इसको ऐसे खेलेंगे, इस तरीके से खेलेंगे। अब उसके बाद में हमें क्या करते हैं, हमने कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी लगा दी, हमने चाल ऐसे चल दी, अब वो कटनी है या घूम फिर के घर के अंदर जानी, अगर हम लूडो की बात करें, अब हमने तो अपनी चाल चल दी, लेकिन अब दूसरे वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो हमें काट के हराएगा या हमारी गोटी घूम करके घर के अंदर चली जाएगी। डिपेंड किस पे करता है, सामने वाले पे डिपेंड करता है। हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या मिलेगा, आउटकम मिलेगा। जो भी हमने अपनी चाल चली, जो भी हमने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई, उसका आउटकम हमें मिलेगा। उसी को नाम दे दिया इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके, क्या, पे ऑफ, जिससे हम डर जाए। और उसके बाद में बनती है पे ऑफ मैट्रिक्स। क्या बनती है, पे ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि कोई भी दो पर्सन ने मिल करके, कोई भी दो इंसान है, कोई भी दो कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने मिल करके अपनी स्ट्रेटेजीज लगाई और स्ट्रेटेजीज उन्होंने जो फॉलो की, उनका उन्हें क्या आउटकम मिला, उनको लेकर के क्या बनाई जाती है, मैट्रिक्स बनाई जाती है। एंड देन उस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे। अगर आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो इनकी एक बार डेफिनेशन कराऊंगी, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर क्वेश्चंस जो है उनमें टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसके बाद में बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरी पे। और एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थ्योरी लिखा रही हूँ तो आप लोग ये सोचोगे कि दी पता नहीं क्यों लिखा रही है, क्या जरूरत है क्या नहीं। ये जो डेफिनेशन है ये आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर में कई बार, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ये याद भी रखनी है एज इट इज। ठीक है, तो और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो मैं आपसे अलग से बोल दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत कीजिए। ठीक, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है। स्ट्रेटेजी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपको बता दिया मैंने। प्योर स्ट्रेटेजी क्या होगी कि सपोज दैट आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो और उसका आपको क्या मिलता है, बेस्ट आउटकम मिलता है, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर स्ट्रेटेजी कहेंगे। और सपोज दैट आप क्या करते हो, कई सारी स्ट्रेटेजी को मिक्स करके यूज करते हो, भले ही आउटकम आपका कुछ भी आए, उनको आप क्या कहोगे, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कहोगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है इंग्लिश में। कैसे, देखो स्ट्रेटेजीज के अंदर क्या कहा है, अ प्लेयर्स स्ट्रेटेजी इज एनी ऑफ द ऑप्शंस which he can choose in a setting where the outcome depends not only on his activities but on the actions of the others। यानी कि एक प्लेयर की जो स्ट्रेटेजी होती है इज वन ऑफ द ऑप्शन, वो एक ऑप्शन होता है which he can choose in a setting, जो कि वो चूज करता है किसमें, सेटिंग करने में, किसकी, अपनी जो भी उसका गेम है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। Which he can choose in a setting where the outcome depends not only on his activities, जहां पर जो आउटकम है वो केवल उसकी ही एक्टिविटी पे डिपेंड ना करे, बल्कि जो किसी दूसरे की एक्टिविटी है उस पर भी डिपेंड करे। मतलब क्या है, देखो आपको मैंने एक एग्जांपल लिया था लूडो का। अब जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, देखो आउटकम क्या आना है वो सिर्फ आप पे तो डिपेंड नहीं करना। आपने तो अपनी चाल चल दी, आपके मान लो 6 आए, आपने वो आगे चल दिए, लेकिन एट द एंड वो घूम करके आपके घर के अंदर जाएगी गोटी या नहीं जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है, सामने वाले पे भी डिपेंड कर रहा है, क्या पता वो आपकी काट दे। ठीक है, गोटी की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना आउटकम, सामने वाले की एक्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है कि स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है एक्चुअल लैंग्वेज में, अगर बात करें कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा ऑप्शन जिस पर सिर्फ जो आपकी एक्टिविटी है उस पर ही आउटकम डिपेंड ना करे, दूसरे की एक्टिविटी पे भी आउटकम डिपेंड करे, तो उस कंडीशन में आप जो ऑप्शन चूज करते हो उसको आप क्या कहते हो, स्ट्रेटेजी। यानी कि यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो जो मैं समझाना चाहती हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, कोई भी ऑप्शन होता है विच ही कैन चूज, यानी कि कोई भी इंसान जिसको चूज करता है किसके लिए, किसी भी गेम में सेटिंग करने के लिए, जिस कंडीशन में कि अगर उसकी जो एक्टिविटी है उस पर ही केवल आउटकम डिपेंड ना करे, दूसरी की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करे। ठीक है, तो उस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी कहते हैं। अब ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, प्योर और एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है, अ प्योर स्ट्रेटेजी इज अ डिसीजन। प्योर स्ट्रेटेजी वो डिसीजन होता है इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेस, किसी भी खेल को खेलने के लिए एडवांस में जो लिया जाता है, ऑलवेज टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि हमेशा किसके लिए चूज किया जाता है, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए चूज किया जाता है। यानी कि अ प्योर स्ट्रेटेजी इज एन अनकंडीशनल डिफाइंड चॉइस
दैट अ प्लेयर मेक्स इन अ गेम टू अचीव द बेस्ट आउटकम। यानी कि प्योर स्ट्रेटेजी जो होती है वो एक ऐसा अनकंडीशनल डिफाइंड चॉइस है जिसको कोई भी प्लेयर जो है होता है वो किसी गेम में किस लिए चूज करता है, एक बेस्ट आउटकम गेन करने के लिए। क्लियर है बात? तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या मिक्स्ड स्ट्रेटेजी इज अ वन इन विच अ प्लेयर मेक्स रैंडम चॉइस बिटवीन टू और मोर पॉसिबल एक्शंस। यानी कि मान लो कंडीशन ऐसी आ गई कि आप ये मान करके चलो आपकी एक गोटी इधर फंस रही है, एक गोटी इधर फंस रही है, लेकिन एक आपने सुना होगा, सिर्फ मैं लूडो का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सभी ने ये गेम अपना खेला होगा कभी पहले या बाद में या जो भी है, ठीक है, इसलिए लेके चल रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो घर के पास जो गोटी होती है, एक होती है कि घर मतलब घूम फिर के वो अंदर जाने वाली होती है, ठीक है, एक होती है जो भी कच्ची है। तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है, आपको पता है कि सामने वाला आपकी काट सकता है गोटी, तो उस कंडीशन में आप या तो ये वाली बचाओगे या जो आपकी पकी पकाई बोलते हैं उसको बचाओगे। अब डिपेंड किस पे करता है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप ये वाली बचाओगे या वो वाली। तो एक ऐसी कंडीशन जब क्रिएट हो जाए, कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि आपको देखना हो कि आपके द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा वो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप अपना एक्शन यहाँ करो या यहाँ करो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, ये वाली साइड बचाओगे, ये वाली साइड बचाओगे। तो उस कंडीशन में आप जिस भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे उस स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं जी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज लिखी हुई है कि एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी इज अ वन, वो होती है विच अ प्लेयर मेक्स रैंडम, जो कि किसी भी प्लेयर को रैंडमली चूज करनी होती है बिटवीन टू और मोर पॉसिबल एक्शंस, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा, तीन जगह भी कर सकती है, चार जगह भी, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड दैट कैन बी टेकन बट, जो कि इंसान के द्वारा ली जाती है, किसी भी प्लेयर के द्वारा, मतलब कोई भी एक्शन लिया जाता है दो या दो से अधिक एक्शंस के बीच में से, लेकिन दोज एक्शंस टेक आर बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ चूजन प्रोबेबिलिटीज। लेकिन वो जो एक्शन चूज किया जाएगा वो किसमें से चूज किया जाएगा, जो भी प्रोबेबिलिटीज वहां पर है उन्हीं में से चूज किया जाएगा। तो उस टाइप की स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी बोलेंगे। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में बात करते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। एक बात और मैं आपको अभी बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें इतनी थ्योरी नहीं है, उनमें डायरेक्टली क्वेश्चंस कराऊंगी फिर मैं आपको, ठीक है, मोस्टली। तो इसलिए थ्योरी अपनी यहीं पे कवर करके चले, क्योंकि इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में यूज होंगे, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि अगले चैप्टर्स में यूज होंगे, तो वहां पे फिर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी, लिखाऊंगी नहीं, ठीक है। तो ये जो ये वाली थी स्ट्रेटेजी, प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, ये सारी यूज तो यहीं पे होंगी, लेकिन कुछ इनमें से आगे भी यूज होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बेसिक है फर्स्ट चैप्टर, फिर उससे आगे थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से चलेगी। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है? इन अ गेम अ प्लेयर्स स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इफ दिस स्ट्रेटेजी इज सुपीरियर टू अदर स्ट्रेटेजीज नो मैटर व्हाट द अदर प्लेयर्स डू, सो द प्लेयर विल ऑलवेज यूज दिस डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। क्या होती है डोमिनेंट स्ट्रेटेजी? कि किसी भी गेम में किसी भी प्लेयर की उस स्ट्रेटेजी को हम डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं कि यदि वो स्ट्रेटेजी जो है वो सुपीरियर हो किसी भी अदर स्ट्रेटेजी से, नो मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता कि जो सामने वाला अदर प्लेयर है वो क्या कर रहा है, मतलब कि आपके द्वारा जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो क्या हो, सुपीरियर हो, बेस्ट हो, मतलब उससे जो भी आपको आउटकम मिले वो क्या मिले, 100%, मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप जीत जाओ, वो वाली कंडीशन है, ठीक है। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि सामने वाला अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म कर ले, उसका आप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 100% उस कंडीशन में अच्छा आउटकम गेन करोगे, तो उस टाइप की स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए अब देखो जीतना कोई नहीं चाहता, जीतना तो सब चाहते हैं, तो सभी क्या करते हैं, ऐसे ही मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ये बात लिखी गई है कि सो द प्लेयर विल ऑलवेज यूज दिस डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि सभी प्लेयर्स क्या करते हैं, इस डोमिनेंट स्ट्रेटेजी को ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी। ध्यान रखना ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेटेड है। डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी क्या होगी, फॉर अ प्लेयर इट इज अ स्ट्रेटेजी विच इज इंफीरियर इन कंपैरिजन टू हिज डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी, यानी कि वो स्ट्रेटेजी जो उसकी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी से कैसी हो, कम हो थोड़ी सी, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अब ये कितने टाइप की होती है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं लिखाऊंगी, डायरेक्टली समझा रही हूँ। डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी जो होती है ये आपकी टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है डोमिनेट वीकली और एक होता है डोमिनेट स्ट्रिक्टली। एक क्या होती है, डोमिनेट
स्ट्रिक्टली, एक होती है डोमिनेट वीकली स्ट्रेटजी। ठीक है, डोमिनेट स्ट्रिक्टली स्ट्रेटजी और डोमिनेट वीकली स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में आपको जो आउटकम मिल रहा है, आपको जो आउटकम मिल रहा है वो किसी अदर के आउटकम से कैसा है, बेस्ट है, बेहतरीन है, गजब है। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि जो हमारी स्ट्रेटजी है वो कैसी है, डोमिनेंट स्ट्रिक्टली स्ट्रेटजी है। क्लियर है बात? अगर कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो किसी अदर की कंपैरिजन में, किसी मतलब कोई भी प्लेयर है सामने, उसकी जो भी स्ट्रेटजी है उसकी तुलना में आपकी स्ट्रेटजी क्या दे रही है, बेस्ट आउटकम दे रही है, बहुत बेहतरीन दे रही है, अच्छा दे रही है, तो आप क्या कहोगे कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी है, डोमिनेट स्ट्रिक्टली स्ट्रेटजी है। लेकिन इन केस अगर आपने कोई भी सपोजर दो मान लो या एक मान लो आपने कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो की, वो या तो सामने वाले यानी कि किसी दूसरे की स्ट्रेटजी से कम है, समझ रहे हो, अगर आपकी स्ट्रेटजी सामने वाले की स्ट्रेटजी से कम आउटकम दे रही है या फिर उसके इक्वल आउटकम दे रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि स्ट्रेटजी कैसी है, डोमिनेट वीकली स्ट्रेटजी है। क्लियर हो गई ये दोनों बातें? अगर आपकी स्ट्रेटजी किसी दूसरे की स्ट्रेटजी की कंपैरिजन में बेस्ट आउटकम दे रही है, सो इट मींस वो कैसी है, डोमिनेट स्ट्रिक्टली। ठीक है, और अगर मान लो आपकी स्ट्रेटजी किसी अदर की स्ट्रेटजी की कंपैरिजन में या तो उसके इक्वल या उससे कम आउटकम दे रही है, तो वो कहलाएगी आपकी डोमिनेट वीकली स्ट्रेटजी। आई होप आपको इतनी थ्योरी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नोट कीजिए। देखिएगा एक बात का ध्यान रखना, अगर क्लास में मैं आपको करा रही हूँ तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है गेम थ्योरी की, अगर हम बात करें कि ना तो आपको इसकी अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना ही कुछ, तो अगर आप इसको क्लास में पढ़ रहे हो इससे अलग भी आपको टाइम देने की जरूरत पड़ रही है ना, तो फिर तो यहाँ पे पढ़ाना भी बेकार है और आपका पढ़ना भी बेकार है, मतलब आपका दिमाग क्लास में है ही नहीं। तो इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ना कि अगर आप क्लास के बाद में एक बार रिविजन करो ना, तो फिर आपका ये चैप्टर जो है ऐसा हो जाए, या ये कह दो कि गेम थ्योरी वाला पार्ट ऐसा हो जाए कि आप किसी को भी पढ़ा दोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं करा रही मैं, सिर्फ जो चीजें यूज होनी है वही आपको बता रही हूँ, डेफिनेशन में भी वही करा रही हूँ, ताकि अगर ऐसा हो कि मान लीजिए आपके सामने कोई वर्ड आ गया तो आपके माइंड में ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन रह जाएगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आता फिर वहां से इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, पढ़ने का। और मैं नहीं चाहती कि पढ़ते टाइम आपका एक तो वैसे ही मैथ्स में कुछ का इंटरेस्ट कम होता है और कुछ और खत्म हो जाए तो हो गया बंटाधार, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी वर्ड ऐसा जो कि आगे चैप्टर में आने वाला है, इसलिए मैं सबकी डेफिनेशन लिखा रही हूँ, अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं पे ऑफ्स की या पे ऑफ मैट्रिक्स की। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ये क्या होता है, आउटकम होता है किसी भी गेम का, उसको हम क्या बोल देते हैं, गेम थ्योरी की लैंग्वेज में पे ऑफ्स बोल देते हैं। तो क्या होता है, इट इज द आउटकम ऑफ द गेम, ये क्या है, गेम का आउटकम है। इट इज एन अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय अ प्लेयर, ये वो अमाउंट होती है जो कि किसी भी प्लेयर के द्वारा रिसीव की जाती है व्हेन ऑल प्लेयर्स हैव यूज्ड देयर स्ट्रेटजीज इन द गेम, जब अदर प्लेयर्स भी क्या कर रहे हो, गेम के अंदर अपनी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, उस कंडीशन में किसी एक प्लेयर के द्वारा अपनी स्ट्रेटजी यूज करके जो भी उसे आउटकम मिला है उसकी जो अमाउंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पे ऑफ बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मतलब कि अगर इंसान हार गया तो वो क्या हो गया, बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा छा गया, मतलब ये मान लो बुरी तरीके से हार गया, जरा सा भी कुछ भी गेन नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में तो पे ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो। बट बात होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, ये क्या होंगे कि पॉजिटिव पे ऑफ इज कॉल्ड अ गेन, यानी कि जो पॉजिटिव पे ऑफ है उसको हम गेन कहेंगे कब, व्हाइल द नेगेटिव पे ऑफ इज कॉल्ड अ लॉस और लॉस टू अ प्लेयर, यानी कि जब भी निगेटिव पे, जो हमारा निगेटिव क्या होगा, पे ऑफ होगा, या फिर आप कह सकते हो निगेटिव आउटकम जो होगा वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा किसी सेकंड प्लेयर का, तो उस कंडीशन में जो हमारा पॉजिटिव पे ऑफ होगा उसको क्या बोला जाएगा, गेन बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कि पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम इज द टेबल शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्लेयर्स आफ्टर अ गेम इज प्लेड, जब कोई भी गेम खेला जाता है तो उसके बाद में किसी भी प्लेयर के द्वारा क्या क्या आउटकम उसको मिल रहे हैं उन सबको किसी भी एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना ही आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और कैसी मैट्रिक्स है ये, पे ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि किसकी बना रहे हैं, जो भी आउटकम मिल रहा है, जो भी पे ऑफ मिल रहे हैं उन सभी के अमाउंट को लेकर के टेबल क्रिएट करें, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे,
पे ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये सभी बातें क्या होंगी, जितनी भी टर्म्स आपको बताई चैप्टर के अंदर यूज होंगी। नेक्स्ट बात आते हैं जो कि चैप्टर का नेम है नैश इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है कि ये होता क्या है। So, American mathematician John Nash, who was born in USA in 1928, introduced the equilibrium motion in 1951, which is known as Nash equilibrium। यानी कि एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था उनका, जॉन नैश था, जो कि बॉर्न हुए, नाम तो बहुत लंबा सा है लेकिन सिर्फ मैंने यूएस से लिखा है, वही सफिशिएंट है, वही पढ़ लेना, क्या जरूरत है ज्यादा बताने की। कब पैदा हुए थे वो, 1928 में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इक्विलिब्रियम मोशन को, कब, 1951 में, विच इज नोन एज नैश इक्विलिब्रियम, जिसको क्या कहा जाता है, नैश इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब आप देख रहे हो 1951 में तो इन्होंने नैश इक्विलिब्रियम को इसके जो इक्विलिब्रियम मोशन है उसके बारे में बता दिया था। यानी कि एक तरीके से अगर आप अंदाजा लगाओ तो 22-23 साल की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा इन्वेंशन कर दिया था, जिसको आप लोग अब तक पढ़ रहे हो, और आपकी एज भी अप्रोक्सीमेट यहीं तक होगी। ठीक है, 20-21 के आसपास ही। तो अब सोचो इन्होंने क्या से क्या कर दिया था और आप क्या कर रहे हो, हमें तो सिर्फ पढ़ना है, तो इसको पढ़ तो एटलीस्ट ऐसे लो कि बस मजा ही आ जाए। दोबारा से आपको ये टेंशन ना हो कि हाँ गेम थ्योरी की, अगर कोई गेम थ्योरी का नाम ले ले तो आपको सबसे इजी है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे मैथमेटिशियन थे उनके जो सरनेम था उसी के नाम पे इन्होंने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया, जो भी उन्होंने इन्वेंट किया था। इट रिप्रेजेंट एन एक्शन प्रोफाइल फॉर ऑल प्लेयर्स इन अ गेम। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक्शन प्रोफाइल को किसी भी गेम के अंदर सभी प्लेयर्स की, एंड इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग इंटरेक्शन। और इसके द्वारा इसका जो यूज किया जाता है नैश इक्विलिब्रियम का, किस लिए यूज किया जाता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग इंटरेक्शन है, यानी कि कोई भी जो पर्सन है किसी भी गेम के अंदर जो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहा है किसी भी स्ट्रेटेजी के थ्रू या फिर कुछ भी, तो उन सभी के अकॉर्डिंग जो भी आउटकम मिलने वाला है उन सभी की प्रिडिक्शन निकालने के लिए, यानी कि प्रिडिक्ट करने के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं, हम किसका यूज करते हैं, नैश इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे कि कब, मतलब किन्होंने इसके बारे में बताया था कि अमेरिकन मैथमेटिशियन थे जॉन नैश, यूएसए में पैदा हुए 1928 में। इन्होंने इक्विलिब्रियम मोशन के बारे में बताया 1951 में, जिसको ही क्या नाम दिया गया बाद में चल करके, नैश इक्विलिब्रियम। इसके अंदर किसी हम रिप्रेजेंट करते हैं सभी प्लेयर्स के एक्शन को किसी भी गेम में, जिसमें कि क्या होता है कि हम इसका यूज किस लिए करते हैं, और यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें नैश इक्विलिब्रियम के अंदर हम रिप्रेजेंट किसको करते हैं कि किसी भी गेम में सभी प्लेयर्स के द्वारा जो भी उनकी एक्शन प्रोफाइल होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो हम इसका यूज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए जो भी उनकी डिसीजन मेकिंग इंटरेक्शन है उसके बारे में। क्लियर है बात। इसके बाद में अगर हम बात करें टाइप की, नैश इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, जो कि ज्यादा आपके आने वाले तो नहीं है डेफिनेशन, सिर्फ ऐसे डायरेक्टली बता रही हूँ। दो टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम, एक होता है आपका मिक्स्ड स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम। अब प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा, चाहे तो आप साइड में इस टाइप से करके लिख सकते हो कि नैश इक्विलिब्रियम टू टाइप का होता है, एक तो प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम और एक होता है आपका मिक्स्ड स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम। ये कौन सा होगा कि वो नैश इक्विलिब्रियम जिसमें कि कोई भी प्लेयर किसका यूज करता है, प्योर स्ट्रेटेजीज का यूज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम। और वो इक्विलिब्रियम या वो नैश इक्विलिब्रियम जिसमें प्लेयर्स क्या करते हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का यूज करके किसी भी गेम को खेलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, आएगा नहीं, चाहे तो साइड में नोट करके आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेथड पे चलते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिएगा, अब बात करते हैं मेथड टू फाइंड प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम, यानी कि प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का मेथड क्या है। 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करने हैं। ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस अब हो जाएंगे 5 मिनट में, भले वीडियो यहाँ तक इतनी लेंथी हो गई है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्ट द मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर बी इन ईच रो एंड इनसर्कल देम। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्लेयर बी है उसके जो मैक्सिमम पे ऑफ्स हैं
प्रत्येक रो में उनको क्या कर देना है, इंसर्कल कर देना है, यानी कि उनके ऊपर सर्कल कर देना है। सेकंड है सिलेक्ट द मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर ए ईच कॉलम एंड इनक्लोज इन स्मॉल स्क्वायर। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो मैक्सिमम पे ऑफ है प्लेयर ए के प्रत्येक कॉलम है, प्रत्येक कॉलम में उनको आप क्या कर दोगे, उनके ऊपर इस छोटा सा स्क्वायर बना दोगे। थर्ड स्टेप क्या है, अ शेल कंटेनिंग मैक्सिमम पे ऑफ फॉर बोथ प्लेयर्स ए एंड बी, यानी कि वो शेल जिसमें जो दोनों प्लेयर्स हैं ए और बी उनके द्वारा जो मैक्सिमम पे ऑफ हुए हैं उसको ही हम क्या बोलेंगे, नैश इक्विलिब्रियम बोलेंगे किसी भी गेम का। फॉर एग्जांपल दीदी यहाँ से ऐसे तो कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पीछे 2 एग्जांपल है बुक में, उनको आप चाहे तो खुद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग सिमल्टेनियस गेम्स। कुछ गेम्स आपको गिवन है, उनके लिए आपको क्या करना है, प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं डायग्राम बना रही हूं यहाँ पे। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, यहाँ पे 2 3 1 4 4 0 2 5, ये है प्लेयर बी एंड ये है प्लेयर ए। अब देखो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये कोई भी एक गेम है, इसके लिए आपको क्या करना है, प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। जो मेथड है उस पे आओ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट द मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर बी इन ईच रो एंड इंसर्कल देम। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज बना करके लिख देना कि टू फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम, टू फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम फर्स्टली हम क्या करेंगे, सर्कलिंग किसको इंसर्कल करेंगे, वी इंसर्कलिंग मैक्सिमम पे ऑफ्स फॉर प्लेयर बी इन ईच रो। प्रत्येक रो में प्लेयर ए के द्वारा जो मैक्सिमम पे ऑफ्स हुए हैं उन पे तो हम क्या करेंगे, उनको इंसर्कल कर देंगे, यानी कि उनके ऊपर सर्कल बनाएंगे। एंड इनक्लोजिंग मैक्सिमम पे ऑफ्स ऑफ प्लेयर ए in each column in squares। यानी कि जो प्लेयर ए के द्वारा मैक्सिमम पे ऑफ हुए हैं उनको तो हम इनक्लोज करेंगे किसमें, स्क्वायर में, और प्लेयर बी के द्वारा जो भी मैक्सिमम पे ऑफ हुए हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो वी गेट दी फॉलोइंग टेबल। हमें कौन सी टेबल मिलेगी, यहां से देखेगा, यहीं पे बना दूं या फिर ऊपर करूं, एक बार पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर ऊपर करा दूंगी, कभी ये यहाँ पे क्लियर ना दिखाई दे आपको। चलिए लास्ट वाली लाइन रखूंगी, चलिए यहां से देखिएगा आगे। सबसे पहले हमारे पास में क्या थी, ये हमारे पास में लेफ्ट, दिस इज राइट, टॉप एंड बॉटम। ये किसके लिए है, प्लेयर बी के लिए,
और ये किसके लिए है, प्लेयर ए के लिए। एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 2 3 1 4 4 0 2 5। अब देखना हमने क्या क्या लिखा है कि नेश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लेयर बी है, प्लेयर बी के लिए प्रत्येक रो में जो मैक्सिमम पे ऑफ्स है उनको क्या करेंगे, इंसर्कल करेंगे। अब अगर हम रोज की बात करें, एक बात देखिए, रो कैसे होती है, इस तरीके से होती है, और कॉलम्स कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रो की बात करें तो रो में देखिएगा 2, अगर हम स्ट्रेटेजी ले रहे हैं तो 2 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 4 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 0। अब एक बात बताइए, 3 बड़ा है या 0 बड़ा है, 3 बड़ा है या 0, तो आप क्या कहोगे, 3 बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जो स्ट्रेटेजी मिल रही है, जो पे ऑफ मिल रहा है, मैक्सिमम पे ऑफ, वो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है 2 स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इनसर्कल। ये तो क्या है, एक रो की बात है, हमें क्या करना है, ईच रो, प्रत्येक रो में। नेक्स्ट में देखिएगा 1 के लिए 4 मिल रही है, 2 के लिए हमें 5 मिल रही है। ये बताइए 4 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो कौन सा पे ऑफ ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो इस पे हम क्या कर देंगे, इनसर्कल कर देंगे। बात आ गई समझ में। रो में कैसे देखोगे, इस तरीके से, इस तरीके से जाना है आपको, देखना है 2 के लिए 3 मिल रहा है, 4 के लिए 0, तो 3 बड़ा है या 0, 3 बड़ा है, इस पे इनसर्कल कर दिया। 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इस पे इनसर्कल कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनक्लोजिंग मैक्सिमम पे ऑफ प्लेयर ए। प्लेयर ए के जो मैक्सिमम पे ऑफ है कॉलम्स में, हमें क्या करना है, उनको स्क्वायर के अंदर इनक्लोज करना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, देखो 2 और 1 में कौन सा बड़ा है, ये कॉलम्स ऐसे लोगे ना आप, 2 और 1 में कौन सा बड़ा है, 2, तो इसके ऊपर क्या करोगे आप, स्क्वायर ड्रॉ करोगे। बाद में नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको ये वाली नहीं देखनी, ये हमारे पास में किसके लिए थे, जब आप रो के लिए देखोगे, ध्यान रखना, जब आप रो के लिए देखोगे तो जो सेकंड नंबर पे लिखे हुए हैं उनको देखोगे। जब आप कॉलम्स के लिए चेक करोगे तो जो फर्स्ट कॉलम होती है उनमें चेक करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसके लिए हमने देखा 2 और 1 में से मैक्सिमम पे ऑफ कौन सा है, 2, तो 2 के ऊपर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। नेक्स्ट देखोगे 4 या 2, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 हमारा मैक्सिमम पे ऑफ है, इसके ऊपर हमने क्या किया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। दो कंडीशंस हमारी यहाँ पे, दो स्टेप्स क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें जो मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है वो हमें किस शेल में मिल रहा है, कौन सी शेल ऐसी है जिसमें हमें मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है। तो आप देखोगे कि अगर हम देखें तो 1, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, यानी कि अगर हम टॉप ऑफ लेफ्ट में देखें तो हमें एक ही उसके अंदर, एक ही रो, एक ही कॉलम के अंदर क्या मिल रहे हैं, 2 पे ऑफ मिल रहे हैं। एक तो किसके लिए मिल रहा है हमें, बी प्लेयर के लिए, और एक हमें किसके लिए मिल रहा है, ए प्लेयर के लिए। दोनों किसमें, ये एक ही शेल में आ रहे हैं, 1 1 वाली में। तो इसीलिए जो हमारे पास में शेल आई वो कौन सी हो जाएगी, टॉप और लेफ्ट वाली, और मैक्सिमम पे ऑफ क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो आप क्या लिखोगे, सो हेंस और शेल कौन सी, टॉप लेफ्ट containing maximum payoffs, containing maximum payoffs कौन सा, 2,3, so 2,3, या फिर आप कह सकते हो so top left 2,3 is the Nash equilibrium, is the Nash equilibrium of the game। ये क्या हो जाएगा, Nash equilibrium कहलाएगा गेम का। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी लिखे लिखाई के अंदर मैं आपको सभी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, ले लिया। इसके बाद में इसी में सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, सभी कर देते हैं। इसमें आपका 8 12 14 5 -2 2 1 3, तो ये तो आप लैंग्वेज एज इट इज लिखोगे। उसके बाद में यहां पे भी चेंज कर देते हैं, और ये चीजें हमारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये है राइट, दिस इज लेफ्ट,
ये होगा आपका हाई एंड ये होगा आपका लो, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे करोगे, हाई लो राइट लेफ्ट 8 12 14 5 -2 2 1 और 3। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि नैश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हम जो हमारा प्लेयर बी है उसके मैक्सिमम पे ऑफ्स को इंसर्कल करेंगे, ठीक है, प्रत्येक रो में। तो रो कैसे होगी, ऐसे। तो मैं एक बात बताओ, 12 बड़ा है या 2 बड़ा है? 12 बड़ा है तो मैक्सिमम पे ऑफ कौन सा होगा, 12। इसको हमने क्या कर दिया जी, सर्कल के अंदर कर दिया। अब देखो 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप कहोगे दीदी 5, तो इसको भी क्या कर दिया हमने, इंसर्कल कर दिया। चलो उसके बाद में बात करते हैं किसकी, जो हमारा प्लेयर ए है उसके जो मैक्सिमम पे ऑफ्स है कॉलम्स में, उनको हमें क्या करना है, स्क्वायर्स के अंदर करना है। यहाँ पे देखो 8 बड़ा है या 14, 14 बड़ा है तो मैक्सिमम पे ऑफ क्या होगा, 14 होगा। फिर -2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है तो मैक्सिमम पे ऑफ कौन सा होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, अ शेल, कौन सी सेल होगी आपकी जो कंटेन कर रही है मैक्सिमम पे ऑफ्स को। तो यहाँ पे आप देखोगे लो वाली के अंदर हमें 2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो लो और यहां से कौन सी चल रही है, राइट। तो आप क्या कहोगे, अ शेल लो कॉमा राइट, ये क्या कर रही है, कंटेन कर रही है मैक्सिमम पे ऑफ्स को। और मैक्सिमम पे ऑफ्स कौन कौन से हैं, 14 और 5। सो आप क्या कह सकते हो, लो कॉमा राइट 12,5 इज द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द गेम। इतने इजी से क्वेश्चन आप सभी के लिए सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो आप इसको खुद भी कर सकते हो और करने भी आपको खुद ही है, सिर्फ मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जैसे आपको लिखने का मेथड बताया वो ऐसे लिखना जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में आपको बताया, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखोगे, टू फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम दिस इज दिस वगैरह वगैरह, ठीक है, जो उतना भी आपको लिखवा दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेयर बी के प्रत्येक रो में जो मैक्सिमम पे ऑफ्स है उनको क्या करेंगे, हम सर्कल के अंदर कवर कर देंगे जिससे वो बाहर ना निकले। तो सबसे पहले देखिएगा, रो में देखोगे क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे देखो 2 6 और 7, इनमें से सबसे अच्छा जो मैक्सिमम पे ऑफ है वो कौन सा है, 7 है। तो इसको क्या कर दोगे आप, सर्कल के अंदर करोगे। 6 7 8, इनमें से मैक्सिमम पे ऑफ कौन सा है, 8 है। 0 0 4, मैक्सिमम पे ऑफ कौन सा है, 4 है। तो सभी को सर्कल के अंदर कर दिया। अब किसकी बात आती है, कॉलम्स की। तो कॉलम में देखना 1 5 2, तो मैक्सिमम कौन सा होगा, 5 होगा। 0 3 1, मैक्सिमम पे ऑफ 3 होगा। 3 4 3, तो मैक्सिमम पे ऑफ कौन सा होगा, 4 होगा। अब अगर हम टोटल में देखें कि कौन सी शेल ऐसी है जो कि प्लेयर ए और प्लेयर बी दोनों के लिए मैक्सिमम पे ऑफ कंटेन कर रही है, तो आप कहोगे कि एम और जेड जो शेल है यानी कि 2 और 3 जो शेल है वो क्या कर रही है, मैक्सिमम पे ऑफ कंटेन कर रही है। तो आप क्या कहोगे, अ शेल 2,3 कंटेन्स मैक्सिमम पे ऑफ्स फॉर प्लेयर ए एंड बी। सो आप क्या कहोगे एट द एंड की एम कॉमा जेड, यहां से देखोगे एम और यहां से क्या आएगी, जेड, यानी कि ये जो शेल रख रही है वो मैक्सिमम पे ऑफ रख रही है कौन से, 4,8। तो दिस इज द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द गेम। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर लेते हैं, सही है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। लिखने का तरीका आपको पता है, कर लोगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 आपको दिए हुए, आपको इक्विलिब्रियम दे रखा है, बताना है कि ये प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम है नहीं, और है तो इसके लिए प्योर स्ट्रेटेजी है क्या, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम किस में देखेंगे, रो में देखेंगे। 2 5 6, तो कौन सा है आपके पास में मैक्सिमम पे ऑफ, 6 है। 0 5 4, मैक्सिमम पे ऑफ 5 है। 1 4 2, मैक्सिमम पे ऑफ 4 है। उसके बाद में प्लेयर 1 के लिए किस में देखते हैं, हम कॉलम्स में देखते हैं। 1 2 7, मैक्सिमम पे ऑफ कौन सा है, 7 है। 0 4 3, तो मैक्सिमम 4 है। 7 5 2, मैक्सिमम पे ऑफ, अरे एक सेकेंड, कॉलम्स में देख रहे हैं ना, तो किसमें कवर करेंगे हम इनको, स्क्वायर्स में कवर करेंगे। किसमें कवर करेंगे, स्क्वायर में, उसमें तो ठीक है। यहाँ पे 7 5 और 2 कौन सा आएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रही है, एक तो गड़बड़ आ रही है, बाकी सभी में तो एक शेल ऐसी आ रही थी जिसके जो क्या थी हमारी प्योर स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो दो प्योर स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक तो हमारी ये वाली और एक ये वाली, इसका मतलब एक तो QY और एक क्या बन सकती है, PZ,
ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो आप क्या कहोगे इसके सॉल्यूशन में? जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या करोगे, क्या लिखोगे? देयर आर टू प्योर स्ट्रेटजीज। कौन कौन सी? फर्स्ट क्या होगी कि अगर हम फर्स्ट देखें तो P और यहां से क्या आ रहा है Z, तो P कॉमा Z हैज मैक्सिमम पे ऑफ। मैक्सिमम पे ऑफ क्या कंटेन कर रहा है ये हमारे पास में? 7 और 6। अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड क्या है? Q और Y। Q कॉमा Y हैज मैक्सिमम पे ऑफ। मैक्सिमम पे ऑफ क्या है इसके लिए? 4,5 है। तो दो तो ये हो सकती हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपसे आगे भी कहा है कि ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई द एक्शन पेयर R, Y इज नॉट अ नैश इक्विलिब्रियम। यानी कि एक्शन पेयर R, Y जो है वो नैश इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, इस चीज को भी आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। अब R, Y पे आइए एक बार। अगर हम R और Y की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बात बताइए कि क्या यहाँ पे आपको कोई भी दो स्ट्रेटेजीज, कोई भी दो मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहे हैं इसके अंदर? R और Y के अंदर नहीं मिल रहा। अगर हम देखें कि इस वाली रो में अगर हम देखें तो जो हमें मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है प्लेयर 1 के लिए वो हमें 7 मिल रहा है। लेकिन अगर ये हमें इस Y के अंदर चाहिए तो Y के अंदर हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो बेटर कौन सा है? 3 अच्छा है या 7 अच्छा है? तो आप कहोगे 7 अच्छा है। तो इसका मतलब जब 7 अच्छा है तो ये 3 पे तो शिफ्ट होने से रहा। जब 7 अच्छा है तो 3 पे शिफ्ट हो गया। क्या हमें अच्छा पे ऑफ मिलेगा? मैक्सिमम पे ऑफ मिलेगा प्लेयर 1 के लिए? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब इस पे, मतलब अगर हम इसको इस पे शिफ्ट करें तो हमें मैक्सिमम पे ऑफ नहीं मिल रहा। तो इसीलिए R, Y जो हमारे पास में पेयर है ये हमारा क्या नहीं हो सकता? नैश इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। समझ में आ गई? ये लास्ट बात है इस चैप्टर की। क्या कि सपोज दैट इन्होंने कहा कि जो एक्शन पेयर है R, Y वो नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम R, Y देखें तो इसके लिए जो हमें प्लेयर 1 के लिए मैक्सिमम पे ऑफ चाहिए वो हमें 7 मिल रहा है X के अंदर। लेकिन अगर हम Y के अंदर देखें तो हमें 3 मिलेगा। और 3 कैसा है हमारे पास में? जो 3 है वो कैसा है? इससे कम है। तो हमें कम पे ऑफ मिल रहा है, कम पे ऑफ मिल रहा है, बट हमें तो चाहिए क्या? मैक्सिमम पे ऑफ का पेयर चाहिए। तो इसीलिए ये जो है वो नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। क्लियर है बात? क्योंकि प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है हमारी, आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है? जिससे आपको बेस्ट आउटकम मिले, जिससे आपको बेस्ट आउटकम मिले। इसलिए तो सभी प्लेयर्स प्योर स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें वो ही नहीं मिल रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये हमारा नैश इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो इसके बारे में आप लास्ट में कुछ लाइन लिखोगे थोड़ी सी कि इफ प्लेयर कौन सा हमारे पास में R, Y के लिए देखना है हमें। तो R के लिए कौन सा है? प्लेयर 1 है। इफ प्लेयर 2 लिखना, प्लेयर 2 चूज स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है? Y। एंड प्लेयर 1 will like to shift strategy। किस स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो हमारे पास में? जो प्लेयर 1 है वो Y पे शिफ्ट हो अगर। टू गेट पे ऑफ will like to shift strategy X लिखना है यहाँ पे। X to get पे ऑफ 7 which is better than the payoff 3 in strategy Y। So action pair R, Y is not a नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बस आप इसका
वो दे दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे कि ये क्यों नहीं है, कि यदि जो प्लेयर 2 है हमारा वो चूज कर रहा है किसको, वाई को, ठीक है, स्ट्रेटेजी वाई को यूज कर रहा है अगर प्लेयर 2, और जो हमारा प्लेयर 1 है वो विल लाइक टू शिफ्ट स्ट्रेटेजी एक्स, यदि वो स्ट्रेटेजी एक्स पे शिफ्ट हो रहा है, जो हमारे पास में प्लेयर 1 है यदि वो स्ट्रेटेजी एक्स पे शिफ्ट हो रहा है, किसके लिए, पे ऑफ 7 क्या करने के लिए, गेट करने के लिए, यानी कि अगर वो एक्स पे शिफ्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में पे ऑफ क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, किसको, प्लेयर 2 को, सॉरी प्लेयर 1 को। लेकिन अगर हम उसको x की बजाय किस पे लेके जाएं, y पे लेके जाएं, तो y से बेटर देन स्ट्रेटेजी तो कहां मिल रही है उसे, x पे मिल रही है, तो जब उसे x पे बेटर स्ट्रेटेजी मिल रही है तो उस कंडीशन में वो y पे क्यों जाएगा, और y पे नहीं जा रहा, इसीलिए जो r और y का एक्शन पेयर है वो हमारा नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्लियर है बात। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करने की आपको ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, 6th आपका आएगा नहीं, और 5th में भी कुछ नहीं है। 5th में आपको दे रखा है, जब आप बनाओगे तो उनमें ऐसा मतलब कोई भी आपको ऐसी शेल नहीं मिलेगी जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो आपको एक ही शेल के अंदर मैक्सिमम 2 पे ऑफ मिल जाए दोनों प्लेयर्स के लिए, और इसीलिए चाहे तो आपको मैं एक बार दिखा दूं हल्का सा ड्रॉ करके, फिर कहोगे ये है ये है। इसमें अगर आप देखोगे 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1, ये h के लिए, ये t के लिए, ये h के लिए, ये t के लिए। एक बात बताइए, अगर हम रो की बात करें तो -1 बड़ा है 1 तो 1 बड़ा है, 1 -1 1 तो 1 बड़ा है। कॉलम्स की बात करें तो 1 बड़ा है, ये 1 बड़ा है। क्या कोई सी भी ऐसी शेल आ रही है जिसके अंदर 2 आपको मैक्सिमम पे ऑफ मिल रही हो, h के लिए भी और t के लिए हो, प्लेयर 1 के लिए भी और प्लेयर 2 के लिए भी, कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, हमारा नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये है, ये 5th वाला क्वेश्चन है आपका। बाकी 6 आपको करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज आपका कंप्लीट होता है। इतने में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे तो मैंने सोचा था कि एक ही क्लास के अंदर आपको कंप्लीट बुक करा दूंगी, बट फिर सारी रिकॉर्ड करने में भी टाइम जाएगा, उसके बाद में फिर वो सेव होने में टाइम जाएगा और अपलोड होने में टाइम जाएगा बहुत सारा। इतने आप फर्स्ट चैप्टर इजीली कर लोगे, इतने सेकंड चैप्टर रिकॉर्ड होगा, तो सिर्फ पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसके जस्ट बाद आपको आज ही मिल जाएंगी सभी जो आपके चैप्टर्स हैं सभी की वीडियोस। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गेम थ्योरी में ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में बता देना कि आपको इंटरेस्ट आया है, नहीं आया, समझ में आया, नहीं आया पढ़ने में। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।